हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी किसी अन्य सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे चैनल पर अधिकांश विज्ञान या साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियोस आप लोगों के साथ साझा की जाती है। परंतु स्कूल में आज एक छात्र के द्वारा किसी दूसरे प्रश्न इस सब्जेक्ट से, विज्ञान सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट से एक प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न के बारे में जवाब उसको वहीं दे दिया गया। और थोड़ा सा समय कम होने की वजह से बच्चा संतुष्ट तो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी उस बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसे डाउट हैं जो लगता है कि एक वीडियो बनाकर उस बच्चे तक पहुंचाई जाए। और साथ में हमारे विद्यालय के तथा अन्य छात्र जिनको ये जानकारी नहीं है, जो अभी कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि कक्षा 9 और 10 के बच्चे भी जो इस टॉपिक को नहीं जानते हैं वो इसको जान सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भूगोल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। बच्चे ने सवाल किया था कि भैया अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, तो इनके विषय में कुछ बताइए। क्योंकि संभव है कि उस बच्चे ने या तो कहीं सुना है या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में उसको देखा है, तो वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक उसको क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो आज भूगोल से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें जिसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूगोल की। और इस भूगोल में हम बात तो इसके अलावा भी और वीडियोस में करने की कोशिश करेंगे, परंतु अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं, और हमारा जो भारत है इन रेखाओं में या ग्लोब के बीच में कहां पर स्थित है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले भारत का भूगोल, भारत का भूगोल कि विश्व में भारत की स्थिति उस ग्लोब के अंदर किस जगह है। वो जो ग्लोब होता है जिसमें सारे के सारे देश, उनके नक्शे, उनकी स्थिति वो साफ साफ वहां पर दिखाई जाती है। तो भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति को अगर हम जाने कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है, तो इस स्थिति को हम दो तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो हम दो तरह से जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो भारत की स्थिति विश्व में कैसी है या विश्व में भारत की स्थिति क्या है। दूसरा, भारत की स्थिति महाद्वीप में कैसी है। तो भारत की स्थिति विश्व में और भारत की स्थिति महाद्वीप में वो कैसी है, उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं। अगर भारत विश्व में है तो भारत की स्थिति से भारत को और साथ साथ विश्व को क्या फायदा है, और इसी प्रकार से महाद्वीप के लिए भी उसके महत्व को समझना आवश्यक है। परंतु स्थिति को विश्व में और महाद्वीप में और इसके महत्व को समझने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्लोब के बारे में जानकारी ले ली जाए, और ग्लोब के अंदर जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां बताने की कोशिश करते हैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अक्षांश को इंग्लिश में हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, और देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये आप ज़्यादातर मोबाइल में चलाते हैं, तो अगर आप कंपास देखेंगे, मोबाइल के अंदर कंपास देखेंगे कि कौन सी दिशा कहाँ है, कैसे है, तो दिशा के साथ साथ उनके
अक्षांश और देशांतर अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको साथ साथ दिखाई देते हैं। तो इनकी जो जानकारी है, यदि किसी छात्र को है तो वो भली भांति जानता होगा, और अगर नहीं जानता तो आप समझिए कि अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसके विषय में एक ग्लोब की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्लोब क्या है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। पता नहीं सर्कल पूरा बना है कि नहीं बना। तो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर कहाँ अक्षांश होते हैं, अर्थात कहाँ अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, कहाँ देशांतरीय रेखाएं होती हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। परंतु सबसे पहले हम किसको समझेंगे, अक्षांश को समझेंगे। संभव है कि इससे दूसरी वाली वीडियो हमारी देशांतर से जुड़ी हुई होगी कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। इस वीडियो में हम ज्यादातर अक्षांश को समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी है, गोल है, आप लोगों को जानते ही हैं क्योंकि सब्जेक्ट ही भूगोल है, भूमि का गोल या भूगोल। और ऐसा मानकर चलते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच में, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में एक रेखा होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या एक नाम से और जानते हैं इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश की यदि बात करें तो इसे हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ऐसा नहीं है कि ये रेखा भूमि को दो बराबर भागों में बांटती है, परंतु किसी भी विषय की जानकारी के लिए जो खगोल शास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने इस रेखा को काल्पनिक माना है, इमेजिनरी लाइन माना है। और इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा या इक्वेटर कहते हैं, जो इस भूमि के पार्ट को, इस भूमि के गोले को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर इस भूमि की बात करें, इस भूगोल की बात करें, तो चूंकि सबसे ऊपर की तरफ जो ध्रुव है या जो दिशा है वो है उत्तर ध्रुव या उत्तर दिशा। बिल्कुल नीचे की तरफ जो दिशा है वो है दक्षिण ध्रुव या दक्षिण दिशा। आपके सीधे हाथ की तरफ जो ध्रुव है वो है पूर्व ध्रुव या पूर्वी दिशा। और इधर की तरफ कौन सा ध्रुव आएगा, पश्चिम ध्रुव या पश्चिम दिशा। कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी भूमि है, जो बिल्कुल गोल है, उसके बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा परिधि से परिधि तक, इसका जो पूरा व्यास है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। अब जब भूमि को लगभग हमने दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया है, अब चूंकि जो हिस्सा उत्तर की तरफ है वो क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा। और जो उत्तर की तरफ है, जो उत्तर की तरफ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण की तरफ है उसे क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध शब्द की अगर संधि विच्छेद कही जाए तो आप देखेंगे कि गोले का आधा जो हिस्सा है वो गोलार्ध है, और ये दक्षिण की तरफ है तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध क्योंकि ये उत्तर की तरफ है। बात कर रहे हैं बेटा हम लोग अक्षांश रेखा की। तो अक्षांश रेखा को आप लोग समझिए कि अक्षांश रेखा को इस भूमध्य रेखा के समांतर खींचने की कोशिश कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिए कि
इस तरीके से अगर हम लोग भूमध्य रेखा के समानांतर कुछ रेखाएं खींचते हैं उत्तर की तरफ भी और सेम दक्षिण की तरफ भी, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी कुछ रेखाएं खींचते हैं, कुछ समानांतर रेखाएं खींचते हैं, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ध्यान दीजिए, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या, अगर हम लोग संख्या की बात करें, अक्षांशीय रेखाओं की अगर संख्या की बात करें, रेखाओं की संख्या की बात करें, तो इनकी संख्या 179 होती है। और अगर अक्षांशीय बिंदुओं की बात की जाए, अक्षांशीय बिंदुओं की बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग 181 होती है, 181 होती है। वो टॉपिक अलग है, क्योंकि जब भूगोल को डिटेल में पढ़ा जाएगा, जब भूगोल को या तो हमारे द्वारा पढ़ाया जाए या विशेष रूप से आप अगर इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको पता होगा कि अक्षांशीय रेखा और बिंदु, इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी संख्या क्या क्या है। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं लगभग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि ये जो भूमध्य रेखा है, इसको हम लोग कोई ना कोई अंक देने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई नंबर देने की कोशिश करेंगे कि भाई टोटल तो संख्या 179 है, तो कितनी उत्तरी गोलार्ध की तरफ होगी और कितनी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होगी। इन संख्या के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, परंतु पहले अक्षांशीय रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं, ध्यान से देखिए इसकी परिभाषा, वे रेखाएं जो, थोड़ा ध्यान दीजिए, अक्षांशीय रेखाएं, वे रेखाएं जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की कोणात्मक दूरी को बताती हैं। ध्यान दीजिएगा, वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिण, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच कोणात्मक दूरी को बताती हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कोणात्मक दूरी को बताती है, उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अब इन रेखाओं के बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा जाए तो ऐसा मानकर चलते हैं, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक काल्पनिक रेखा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर, क्योंकि कोणात्मक दूरी बता रहा है, तो कोण के लिए हम लोग डिग्री का उपयोग करते हैं। तो इस भूमध्य रेखा को हम लोग कौन सी डिग्री मान लेते हैं? 0 डिग्री मान लेते हैं। अब 0 डिग्री से अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर की तरफ, तो 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर जाएंगे तो यहां पर जाकर 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम उत्तर की तरफ चलते हैं और सपोज करिए कि कोई दूरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 50 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। ये जो संख्या है दशमलव में भी आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलें तो 0 के बाद नीचे की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, और इस तरीके से चलते हुए हम जब इस बिंदु पर पहुंचेंगे तो लगभग यहां पर भी कितने डिग्री का कोण आएगा? 90 डिग्री का कोण आएगा। तो इन बिंदुओं को छोड़कर
इन बिंदुओं को छोड़कर जो अक्षांशीय रेखाएं, जो केवल रेखाएं हैं, उनकी बात करते हैं। केवल जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 179 है। अगर इन बिंदुओं को भी अगर उसमें जोड़ लें तो 179 में ये दो बिंदु भी जुड़ती है। और अगर हम बिंदुओं की बात करें तो लगभग कितनी बिंदु है? अक्षांशीय बिंदु 181। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? अक्षांशीय जो रेखाएं हैं, इनका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अक्षांशीय रेखाओं का जो उपयोग है वो दो स्थानों के बीच की दूरी को निकालने के लिए किया जाता है। अक्षांशीय रेखाओं का उपयोग, अक्षांशीय रेखाओं का उपयोग दो स्थानों के बीच की दूरी को निकालने में किया जाता है। और एक इन अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा कटिबंधों को हम लोग जोन भी कहते हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र में वन ज्यादा पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में पानी ज्यादा पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में अगर हम लोग बायोडायवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता की बात करें, तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जोन होते हैं। तो उन जोन का जो निर्धारण है, कटिबंधीय या जोन का जो निर्धारण है, इन जोन का जो निर्धारण है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? वो भी किसके द्वारा किया जाता है? इन अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो अक्षांशीय रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 179। अक्षांशीय बिंदुओं की जो संख्या है 181 है। और ये होती क्या है? वे रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच की कोणात्मक दूरी को एक्सप्लेन करती है, जो बताती है, वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। और अक्षांशीय रेखा का जो महत्व है वो ये है कि ये दो स्थानों के जो बीच की दूरी है उसे निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये जो कुछ विशेष जो क्षेत्र है, जो विशेष जोन है, जो कटिबंध है, उनका निर्धारण करने के लिए भी अक्षांशीय रेखाओं का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा समझिएगा बेटा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अलग है, तो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है। उस छात्र ने जो पूछी थी तो वहां तो थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में बताया था उसको कि बेटा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। लेकिन अगर विशेष रूप से बात की जाए तो अभी इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, और ओवरव्यू जल्दी। अब इसके बीच में और अगर हम लोग बात करें कि अक्षांशीय रेखाएं, सपोज करो ये दो रेखाएं हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज करिए कि ये 1 डिग्री की रेखा है और इसके ऊपर 2 डिग्री की रेखा है। तो हम दूरियों को कैसे नापते हैं कि भाई इस स्थान से लेकर और इस स्थान तक की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान रखिए कि 1 डिग्री का जो मतलब होता है, 1 डिग्री का जो अंतर है, मतलब दो अक्षांश के बीच की जो दूरी है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 डिग्री का। या ऐसा मान के चले कि दो अक्षांशीय जो रेखाएं हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? औसत अगर हम लोग बात करें तो 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी औसत रूप से कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब थोड़ा सा इस गोलार्ध की तरफ भी फिर से आ जाएं, जो ये हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच भूमध्य रेखाएं हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध है। अक्षांशीय रेखाएं धीरे धीरे 0 डिग्री से अगर उत्तर की तरफ चल रही हैं तो 90 डिग्री तक चलेगी। धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जा रही हैं, अगर इमेजिनरी लाइन है तो ये भी कितने डिग्री तक चलेगी? 90 डिग्री तक चलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा कि हमारा जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, चूंकि हम लोग भारत की स्थिति को देख रहे थे, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। ये क्वेश्चन यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहां पर है, तो आप बताएंगे कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है ना? तो इसके बारे में
अगर और जानकारी आप लोगों को लेनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि इसका मतलब क्या है। फिर भी भारत की जो स्थिति है इस भूमि के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, वो कहां पर है? लगभग उत्तरी गोलार्ध में है। इसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ और जानकारी रह गई है कि अगर हम लोग 0 डिग्री से, मतलब भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर चलते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, पोल कहते हैं इसे, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। तो अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चलें या भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर चलें, ध्रुवों की ओर चलें, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर चलते हैं तो क्या होगा? मतलब जैसे हम अगर 0 डिग्री पे हैं तो क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम लोग 1 डिग्री पे चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम 2 डिग्री पर चले गए तो क्या अंतर होगा? अगर हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अगर हम अपनी यात्रा 0 डिग्री से शुरू करके और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे तो यहां से यहां चले जाइए, चाहे यहां से यहां चले जाइए, मतलब अगर हम पृथ्वी के ध्रुव की तरफ चल रहे हैं तो क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। एक तो जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो दिन और रात के समय में अंतर आता है। दिन और रात के समय में अंतर आता है। फिर से सुनिए कि यदि हम लोग भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से ध्रुव की ओर चलते हैं तो दिन और रात में अंतर आता है, उनके समय में अंतर आता है। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। मतलब दिन और रात का जो समय है वो बिल्कुल नियत है, निश्चित है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अगर आप इस भूमध्य रेखा पर कहीं भी स्थित है तो ध्यान रखिए कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। लेकिन अगर आप ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, उत्तर ध्रुव की तरफ चल रहे हैं, दक्षिण ध्रुव की ओर चल रहे हैं, तो दिन रात बढ़ेंगे या घटेंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो दिन और रात की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी। दिन और रात की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी। अर्थात जिस समय आप भूमध्य रेखा से चलते चलते ध्रुव पर पहुंच जाएंगे तो ध्रुव पर पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद दिन और रात की अवधि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ध्यान रखिए, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ध्रुव पर जब आप पहुंचेंगे तो यहां भूमध्य रेखा से और ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, जब हम लोग ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो दिन और रात की अवधि में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा तापमान की बात करते हैं। दिन और रात में तो आपने अंतर समझ ही लिया। तापमान की बात करते हैं कि तापमान कैसा होगा, कि जब आप भूमध्य रेखा पर होंगे तो तापमान कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, और जब आप ध्रुवों की ओर चलते हैं तो तापमान कैसा रहेगा। तो सपोज करिए कि भूमध्य रेखा पर जो तापमान है, भूमध्य रेखा पर जो तापमान है वो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है या 50 डिग्री है, कोई भी एक वैल्यू अपने दिमाग में लीजिए, और आप वहां से चलना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, ध्रुव की तरफ चलना शुरू करते हैं, चाहे वो ध्रुव उत्तर वाला हो चाहे वो ध्रुव दक्षिण वाला हो, किसी भी ध्रुव की तरफ चलिए, तो तापमान में क्या होगा? तो तापमान में कमी आएगी। ध्यान रखिए, तापमान में कमी आएगी। तापमान कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं, तापमान में कमी आती चली जाती है। ठीक है, अर्थात तापमान में कमी आएगी तो आपको धीरे 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 जब आप ध्रुव पर पहुंचेंगे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। वहां ठंडा रहता है हमेशा और बर्फ पड़ती रहती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में रहता है। तो दो चीजें हो गई कि एक तो दिन और रात की अवधि बढ़ जाती है, तापमान घट जाता है, और बात करते हैं अब बायोडायवर्सिटी की, जैव विविधता की। जैव विविधता वहां पर, कहां पर? ध्रुवों पर बिल्कुल शून्य होती है, अर्थात वो निर्जन क्षेत्र होता है। निर्जन, कोई भी जीव जंतु वहां नहीं पाया जाता, पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते, चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी।
तीन चीजें, दिन और रात की अवधि बढ़ जाती है, तापमान घट जाता है और जैव विविधता में कमी आती है। जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलेंगे तो जैव विविधता में अर्थात जो जीव जंतु हैं उनमें कमी आ जाती है, पेड़ पौधे हैं वो भी कम होते चले जाते हैं, वहां होते नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो इसमें। तो अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, जिन्हें हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, इसके विषय में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो संभव है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अब मेरी जो अगली वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो है, वो अक्षांश के बाद कौन सा पॉइंट था, देशांतर था। अक्षांश के बाद कौन सा पॉइंट था, देशांतर था। तो मैं देशांतर को समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद और वीडियो अगर आती है तो आपको तभी पता लगेगा, उसका नोटिफिकेशन तभी आप लोगों तक आएगा जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को आप किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसके विषय में किसी किताब, जो किताब आपको बेहतर लगती है, और अगर इसके विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज कोई बुक, कोई किताब विस्तृत रूप से पढ़िएगा, जिससे आपको इस तरह के टॉपिक में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।